नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। लगभग पिछले 36 घंटे में लिबरल गैंग को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला, लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी का इस्तीफा, और दूसरा, उसके ऊपर चर्चा होगी, विदेशों तक कनेक्शन जुड़ा हुआ है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, वहां पर भी एक बड़ा झटका मिला है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आखिर तक बने रहिएगा। 2 जनवरी के अपने नेता नगरी के प्रोग्राम में सौरभ द्विवेदी ने ये एक तरीके से घोषणा कर दी थी कि उनका लल्लन टॉप के ऊपर आखिरी नेता नगरी का कार्यक्रम है। वहीं से यह अंदाजा हो गया था कि लल्लन टॉप के साथ जो सौरभ द्विवेदी का एसोसिएशन है वो लगभग समाप्ति की ओर है। और फिर कल एक ट्वीट आता है जिसमें सौरभ द्विवेदी ये कहते हैं कि लल्लन टॉप ने बहुत नाम दिया, मान दिया, पहचान दी, लेकिन अब जो यात्रा है लल्लन टॉप के साथ वो यहां एक तरीके से समाप्त होती है। और जो उनका ट्विटर बायो है वो भी चेंज हो जाता है, एक्स लल्लन टॉप। और जो इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन है जहां से ये शुरू हुआ था पूरा का पूरा इंडिया टुडे ग्रुप, उसके भी वो एडिटर थे, उससे भी उनका इस्तीफा हो जाता है। और उसके बाद कि भैया अल्प विराम है, अब यहां से एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। तो यहां से ये अंदाजा लगाया जाने लगा या कहीं कयास लगाया जाने लगा कि अब सौरभ द्विवेदी जाएंगे कहां। देखिए, बहुत लोगों को तो इस बात का चंभा हुआ, बहुत लोगों को शायद कल ही पता चला कि लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी का नहीं है। सौरभ द्विवेदी एक एम्प्लॉय थे लल्लन टॉप के अंदर। वो इंडिया टुडे ग्रुप मैगजीन का, ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है उसका एक वर्जन था, उसका एक हिस्सा था, सोशल मीडिया आर्म थी उसकी। देखिए किस बेहतर तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप अपने आप को मैनेज करता है। वो प्रो बीजेपी पत्रकार रखता है, अंजना ओम कश्यप है, श्वेता सिंह है, ये सब क्या है कि खुल के बीजेपी का पक्ष रखेंगे, तो आप सरकार के गुड बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। फिर आप राजदीप सरदेसाई भी रख लेंगे, आप राहुल कमल भी रख लेंगे, खैर अब तो वो चले गए हैं, और सौरभ द्विवेदी भी रख लेंगे जो एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी सरकार का पक्ष रखे, ताकि आप एक बैलेंस बना के रख सके। और ये बहुत बेहतर तरीके से मार्केटिंग की गई कि लल्लन टॉप कहीं से भी इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा ना दिखाई दे, ताकि जो ये घोर वामपंथी गैंग जिस तरीके से इस पूरे संस्थान के अंदर घुसा हुआ था, लल्लन टॉप को कैप्चर किया हुआ था, बहुत सारे नाम है बताऊंगा, तो ऐसा ना लगे कि भैया इंडिया टुडे ग्रुप काम कर रहा है, ये लग रहा है कि भैया सौरभ द्विवेदी है, उसकी एक टीम है और ये ऐसा काम कर रही है, हमारा कोई इससे ओनर्स नहीं है, वहां पीछे हमारा कंट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन एक तरीके से फ्री हैंड दिया गया अपने खेल को खेलने के लिए। और इन वामपंथी, इन लिबरलों की ये सबसे बेहतर होता है कि इनका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। देखिए राइट विंग वाले हैं, वो क्या है कि मुंहफट है, जो है मुंह पे बोल दिया, कोई लाग लपेट, कोई उसका एक बहुत महिमा मंडन करना, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना नहीं, जो बात है वो रख दी। मैं भी ऐसे कर सकता था, बड़े बड़े 4-4, 5-5 लाइन की कहानियां लिख के लाता, जैसे इंट्रोडक्शन करता है ना सौरभ द्विवेदी, तो बहुत अच्छा लगता है, अरे शिवम जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, अरे साहब इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, अपनी बात है, कंटेंट है, रखो, बात खत्म। लेकिन वो देशज भाव अपनाना, ये दिखाना कि भैया मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, ये प्रेजेंटेशन है एक तरह की। निश्चित तौर पर राइट विंग वाला इसमें लैग करता है और लेफ्ट विंग की ये यूएसपी है। और सौरभ द्विवेदी जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे लल्लन टॉप के अंदर, देखिए आप 80-90 खबरें ठीक करें, उसमें 10-20 अपनी एजेंडा घुसा दें, अपनी पत्रकारिता के जो आप जिस चीज को लेकर चल रहे हैं उसको अंदर घुसा दी। देखिए एजेंडा होना गलत नहीं है, लेकिन यह कहना कि मेरा एजेंडा नहीं है वो गलत है। पूरी टीम देख लीजिए, अभी इन्हीं की टीम से निकला एक व्यक्ति ने न्यूज पिंच बनाया, और किस तरह की कैंपेनिंग, किस तरह का कवरेज बिहार चुनाव के अंदर था, सब जानते हैं। अब मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि बिहार के ही किसी राज्यसभा मेंबर ने एक ठीक ठाक पैसा फंड किया हुआ था, और जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, रोज 1 लाख, अगले दिन 2 लाख, फिर 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख तक पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ब्रेक लग गया। अब क्यों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे? आप इतने ही महान थे, इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया कि सब खत्म हो गया? उसके बाद आपकी पत्रकारिता, अब दिन में 1-1, 2-2 वीडियो आती हैं मुश्किल से, आपने इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया, और जिस व्यक्ति ने सौरभ द्विवेदी की टीम में से निकलकर ये संस्थान खड़ा किया, वो कुंभ में जाके लाशें गिन रहा था। इसी टीम ने किस किस तरह की कवरेज करी है, आप ये देखिए कि जो हिटलर है उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसकी लेंथ नाप रहे थे, ये पत्रकारिता थी, ये स्टैंडर्ड था, और लोग इसके लिए निहाल हो जा रहे हैं, अरे सौरभ भैया। निश्चित तौर पर देखिए मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से
सौरभ द्विवेदी बोलता है, ये एक तरीके से सीखना चाहिए। मास कम्युनिकेशन में जो लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, निश्चित तौर पर उन्हें सीखना चाहिए। आप किसी से सहमत हो असहमत हो, उसमें कोई अच्छाई है, उसे अपनाने में गलत नहीं है कुछ। जो प्रेजेंटेशन है बहुत बेहतर है, जिस तरीके से बोलते हैं, डिलीवरी है, अपने आप का आपको आपके सामने रखते हैं कि अपने आप को एक ग्राउंडेड व्यक्ति के तौर पर दर्शाएं। है नहीं है वो एक अलग विषय है, एजेंडा है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से ये कार्यक्रम चलता था। उसके बाद सवाल पूछे जा रहे थे कि सानिया मिर्जा की 7 साल शादी हो गए, बच्चे क्यों नहीं हो रहे? और यही व्यक्ति बैठकर फेमिनिज्म पे बात करता है कि महिलाओं के अधिकार होने चाहिए, महिलाएं इस तरीके से काम करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद नेहरू के ऊपर सवाल पूछे जाते थे, खैर ये तो बहुत लोग पूछते हैं। तो किस तरह की पत्रकारिता हो रही थी? उसके बाद यही सौरभ द्विवेदी ये ट्वीट करते हैं जनवरी 2020 में, ट्वीट करके भाग जाते हैं कि ये एक ब्रांड है ड्यूरेक्स, उसका एक प्रोडक्ट आता है कि अगर उसका इस्तेमाल किया होता बीजेपी के सपोर्टर्स ने, मतलब उसका इस्तेमाल किया होता तो बीजेपी के सपोर्टर्स और ये सब होता ही ना। तो ये कह रहा है कि हैशटैग चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो किस तरीके से जो वामपंथ है वो घर कर गया है कि आपकी इतनी असहमति है, आप चाहते ही नहीं है कि दूसरा पक्ष हो, और इस तरह की पत्रकारिता आप कर रहे हैं और इस पर लोग निहाल हो जा रहे हैं। यही सौरभ द्विवेदी है, जब विकास दिव्य कीर्ति ने कुछ बोल दिया था रामायण के लिए तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म दिया, किताबें खोल खोल के बैठ के वहां पढ़ रहे थे कि नहीं मैंने यहां से रेफरेंस लिया, मैंने वहां से रेफरेंस लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने पूरा डिफेंड किया कि कोई केस ना कर दे, कोई पीछे ना पड़ जाए, कोई सवाल ना पूछ ले। विकास दिव्य कीर्ति ने किस तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथों में या हिंदू जो जनमानस से जुड़ी भावनाएं हैं उसको कैसे आहत कर दिया, तो पूरा कवर फायर दिया गया। लेकिन जब नुपुर शर्मा की बारी आती है तो नुपुर शर्मा ने कोई बात कही, भैया सही या गलत उसको फैक्ट चेक कीजिए ना, और नुपुर शर्मा को बुलाइए कि आपने किस सोर्स से बोला, आप कहो आके सामने, क्या दिक्कत है? आप प्लेटफॉर्म दे सकते थे, आपने नहीं दिया। जब आपसे यह सवाल पूछा गया तो आपने कहा नहीं मैंने नुपुर शर्मा से कहा था, और नुपुर शर्मा नहीं आई। नुपुर शर्मा ने साफ कहा मुझसे, सौरभ द्विवेदी ने कभी यह बात नहीं कही कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी बात को साबित कीजिए। उसके बाद जब आनंद रंगनाथन ये सवाल उठाते हैं कि भैया तुमने विकास दिव्य कीर्ति को मौका दिया, नुपुर शर्मा को नहीं दिया, तो वो फिर तीसरी बार झूठ बोलता है कि नहीं मैंने तो कहा था। नुपुर शर्मा फिर कहती है कि मुझे एक कार्यक्रम में मिले थे, मुझसे कहा नहीं गया, हां बातचीत हुई, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आओ। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक खास वर्ग को प्लेटफॉर्म दिया जाता था, एक खास वर्ग के लोगों को जिस तरीके से नरिश किया जा रहा था संस्थान के अंदर, वो दर्शाता है किस तरीके से वामपंथी मीडिया किस तरीके से काम करती है, उस मतलब किस आवरण में वो काम करती है। और अब जिस व्यक्ति कुलदीप मिश्रा को बैटन थमाई गई है कि भैया ऐसा है अब तुम इस चैनल को चलाओ, वो और भी बड़ा है। ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है तो कम से कम वो प्रो मैक्स तो है ही। अभी ये मुफ्ती इस्माइल वाली डिबेट हुई थी लल्लन टॉप पे, लल्लन टॉप पे नहीं हुई थी, अलग हुई थी, लल्लन टॉप ने उसको ब्रॉडकास्ट किया था। इस्माइल वाला जो संस्थान है उसने ऑर्गेनाइज की थी जावेद अख्तर के साथ। तो भाई साहब डिफेंड कर रहे हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, और इसमें मतलब मुफ्ती इस्माइल को जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा था, लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म को डिफेंड किया जा रहा था छोटा जाकिर नाइक लॉन्च करने के लिए, वो भाई साहब आकर अब इस संस्थान को संभालेंगे। तो लल्लन टॉप जिस तरीके से काम कर रहा था वो तो ऐसे ही करता रहेगा, वो उसी के लिए बनाया गया है, उसी तरह के लोगों को इसीलिए उसकी बैटन दी गई है। अब सवाल यह है कि सौरभ द्विवेदी यहां से कहां जाएंगे। देखिए कई कयास लगाए जा रहे हैं। पहला, क्या सौरभ द्विवेदी अपना खुद का चैनल लॉन्च करेंगे? देखिए अगर सौरभ द्विवेदी खुद का चैनल लॉन्च करेंगे तो निश्चित तौर पर 99.99%, 0.01% का मैं कुछ नहीं कहता, अगर प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो निश्चित तौर पर एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म ही होगा। क्योंकि सौरभ द्विवेदी ने अपने आखिरी एपिसोड में जहां बात छोड़ी है वो कम से कम इसी की तरफ इशारा करती है। उन्होंने इंदौर में जो 15 लोग या 13 लोग जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, उस मुद्दे को उठाया और जिस तरीके से हाईलाइट किया, मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पर सवाल उठाइए। वहां लैप्स है, राज्य सरकार का लैप्स है, उस मंत्री उस नेता पर भी एक्शन होना चाहिए जो एक खास तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहा था मीडिया में,
मुख्यमंत्री भी जवाबदेह हैं, वहां के जो भी मंत्री, जो भी कंसर्न अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर सब जवाबदेह हैं, मैं मना नहीं कर रहा। सौरभ द्विवेदी ने एक बहुत बेहतर, एक बड़ी बात कही कि सरकारों से टफ क्वेश्चन पूछिए। मेरा सौरभ द्विवेदी को बस एक सलाह है, सरकारों से टफ क्वेश्चन मत पूछिए, सरकारों से ईमानदार क्वेश्चन पूछिए। आपको मुश्किल सवाल नहीं पूछने हैं, ईमानदार सवाल पूछने हैं, उसमें फर्क है। जब आप एजेंडा के तहत सवाल पूछते हैं तो निश्चित तौर पर वो मुश्किल सवाल होते हैं, लेकिन ईमानदारी से पूछते हैं तो एजेंडा नहीं होता, वो आप ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं, तो आप फैक्ट पर बात करेंगे और आप हर तरह के फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा सेलेक्टिव फैक्ट्स उठाएंगे कि दो उठा लिए, दो छोड़ दिए, जो ये रवीश कुमार और ये जितने भी वामपंथी मीडिया वाले हैं सब करते हैं। आपको मुश्किल सवाल नहीं पूछने, आपको ईमानदार सवाल पूछने हैं। सरकार से वो पूछिए, हर फैक्ट के साथ पूछिए। दूसरा, उन्होंने बीसीसीआई पर सवाल उठाया, क्योंकि जो बांग्लादेशी प्लेयर आ गए थे और फिर ये कहा गया कि अब एसआरके की जो टीम है, केकेआर जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसे हटाने पड़ेंगे बांग्लादेशी प्लेयर, तो उस पर बीसीसीआई पर सवाल उठाए गए, क्योंकि बीसीसीआई के सचिव कौन है वो सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं आप सवाल उठाएं, इससे ज्यादा सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ किए जाने चाहिए। तो जहां बैटन छोड़ी, संभावना यह है कि वो कम से कम प्रो बीजेपी चैनल तो नहीं होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि जनवरी जून में पिछले साल अमित शाह से मुलाकात हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, तो मुझे संभावनाएं कम लगती हैं। अगर इसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म लिया या बनाने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर एक एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म ही होगा, गैर वामपंथी प्लेटफॉर्म होगा। एंटी बीजेपी से ज्यादा कहूंगा एंटी सनातन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एंटी हिंदुत्व प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, कि सेकुलरिज्म की चाशनी में डुबोकर अपना जिस तरह के एजेंडा चलाया जाता है, निश्चित तौर पर कुछ वैसा ही होगा। उसमें हमला बीजेपी पे होना वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, उस इकोसिस्टम को तैयार करना है। और ध्यान दीजिएगा, ये वो सारे लोग हैं जो पिछले कुछ सालों में अमेरिका और बाहर की कई सारी यात्राएं करके आए हैं। भाई साहब और विकास दिव्य कीर्ति तो लगातार अमेरिका जाते रहते हैं। अभी पत्रकारों के 6-7 पत्रकारों का झुंड भी होके आया है वहां पर। उसके बाद अचानक से अर्नब जिस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस मीडिया जगत में चल रही हैं। जो लोग खबर बनाते थे आजकल वही खबर बन रहे हैं। यह स्थिति कम से कम मीडिया हाउसेस के अंदर हो गई है। दूसरी संभावना यह है कि जो सौरभ द्विवेदी है कि शायद वो फिल्म राइटिंग में जा रहा है। अभी तक कहीं किसी चैनल ने ये बात कही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं संभवतः मुंबई में फिल्म राइटिंग में जा रहे हैं। और वो भी एक खतरनाक कारण है। कारण, जिस तरीके से सॉफ्ट पावर के तौर पर मीडिया जगत का इस्तेमाल किया जाता है, फिल्म मेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्या अब इनकी एक्सपर्टीज को वहां इस्तेमाल किया जाएगा क्या? अब फिल्म मेकिंग, क्योंकि बचपन का कम से कम इनका जिस तरीके से दर्शाते हैं, कम से कम बचपन का सपना दिखाई देता है, क्या वो प्लेटफॉर्म, वो मौका मुंबई के अंदर मिला है क्या? क्योंकि जो इनकी पार्टिंग स्पीच है, जो जाते हुए इन्होंने स्पीच दी है, फेयरवेल स्पीच है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म मेकर, न्यूज बॉय, ये सब रहूंगा। यानी अब संभावना यह है कि फिल्म मेकिंग में भी सौरभ द्विवेदी जा सकते हैं। और फिल्म मेकिंग में जिस सटल तरीके से आप अपने एजेंडा को फिट कर सकते हैं, मैं अब उस जेम्स ऑफ बॉलीवुड पे नहीं जाना चाहूंगा कि किस तरीके से क्या क्या वहां होता है, वो मुझसे ज्यादा आप दर्शक बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरीके से प्रोजेक्शन होता है चीजों का। तो संभावना यह है कि सौरभ द्विवेदी शायद उस लाइन पर जा रहे हैं। दोनों संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप आजकल अपनी जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी की तरफ दिखाने का प्रयास कर रहा है, उनकी गुड बुक्स में आने का प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है कि सौरभ द्विवेदी उससे भी असहज हो गए हों। क्योंकि जो इस्माइल वाली जो ये पूरा प्रकरण हुआ, ये कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जिस तरह का बैकलैश झेलना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बैकग्राउंड में चल रही है। लेकिन दो चीजें संभवतः लगती हैं, या तो अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, बनाया जाएगा, या फिर फिल्म राइटिंग में जाया जाएगा। इन दो की संभावनाएं ज्यादा लगती है। लेकिन कुल मिलाकर ये ध्यान रखिएगा, अगर अपना प्लेटफॉर्म सौरभ द्विवेदी बनाते हैं, उतना इजी नहीं होगा चलाना। जिस तरह का एक तरीके से ऑरा था, या जिस तरह की एक तरीके से क्रेडिबिलिटी थी रवीश कुमार की एनडीटीवी में रहते हुए, वो आज नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार मीडिया को छोड़कर जब यूट्यूब में आते हैं तो उतने प्रासंगिक नहीं रह जाते। सेट ऑडियंस रह जाती है, बस वही देखती है। उसमें ज्यादातर बॉट्स होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। पैसा फंड करना पड़ता है। इंडिया टुडे जैसा पैसा
उतना प्रभाव क्या सौरभ द्विवेदी ला पाएंगे अपने चैनल में? संभावनाएं कम है। बहुत लोग कहते हैं कि सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप को बनाया। भूल जाइए, सॉरी, लल्लन टॉप ने भी सौरभ द्विवेदी को बनाया। सौरभ द्विवेदी अपने बलबूते, अपने प्रभाव से क्या इतने बड़े बड़े लोगों को ले आ सकते थे? नहीं। अगर आमिर खान वहां आ रहा है, अगर वहां नाना पाटेकर आ रहे हैं, अगर वहां बड़े बड़े अर्थशास्त्री आ रहे हैं, बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं, वो इंडिया टुडे के चेहरे पर आ रहे हैं। सौरभ द्विवेदी पीछे से अपनी जान पहचान बना ले, सेटिंग कर ले, वो अलग चीजें हैं। तो सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। क्या बाहर निकलते ही दोनों के लिए आगे सर्वाइवल कितना मुश्किल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर दोनों अब अलग हो गए हैं और लल्लन टॉप का भविष्य बहुत बेहतर नहीं दिखता, क्योंकि निकले हुए चेलों ने नई नई जो दुकान, उन्होंने इस शोरूम के चार तरफ नई नई दुकानें खोल ली है ना, कंपटीशन बड़ा सख्त होने वाला है। ये पहला झटका था। और दूसरा झटका यह है कि जिस तरीके से कल लगभग 7 लोगों ने बेल पिटीशन डाली थी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस, दिल्ली दंगे के अंदर, उसमें से 5 की तो अर्जी हो गई, लेकिन 2 लोगों को जमानत नहीं मिल पाई, उमर खालिद और शजील इमाम। एक कह रहा था दंगों से कुछ दिन पहले औरंगाबाद में खड़े होके कि जब ट्रंप आएगा तो दिल्ली को जला देंगे, ताकि ट्रंप को पता लगे कि माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। और दूसरा ये कह रहा था कि हम ये नॉर्थ ईस्ट में जाकर जो चिकन स्नैक है उसमें इतना मवाद भर देंगे कि भारत से कनेक्शन कट जाएगा। और जो इनके वकील साहब थे ये पूरा प्रयास कर रहे थे ये जो केस है ये ट्रायल में ही ना जाए, क्योंकि अगर ट्रायल में जाएगा और फैसला आएगा, आप निश्चित मानकर चलिए इन लोगों को लंबी जेल होनी है। तो टालो टालो टालो, 5 साल तक टालते रहे। और वकील कौन? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, आपका सलमान खुर्शीद, बाटला हाउस में सोनिया गांधी रो रही है वो कहने वाले। जो वकील एक एक हियरिंग के 20-20 लाख, 25-25 लाख लेते हैं, 7 लोगों के मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए तो बनते होंगे एक एक हियरिंग के। कहां से आ रहे हैं? उन लोगों को कोर्ट ने जो झटका दिया, कोर्ट ने कहा इन 5 को 12 शर्तों के साथ तो हम जमानत देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शर्त है, 12 शर्तें हैं, पासपोर्ट जमा कराना है, बाहर नहीं जाना है, बहुत सारी शर्तें हैं, हमने जमानत दे दी। इन 2 को नहीं देंगे, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक का केस देखा जाएगा और इन 2 ने जिस तरह की ग्रेविटी के साथ जितना बड़ा क्राइम इनका है, इनको जमानत नहीं बनती है। कपिल सिब्बल ने सोचा, अभिषेक मनु सिंघवी ने सोचा कि भैया लेट करते जाएंगे तो डिले इन ट्रायल के नाम पर इनसे जमानत मांग लेंगे कि भैया ट्रायल तो चल ही नहीं रहा है, डिले हो रही है, हमारे क्लाइंट की क्या गलती है, एजेंसीज की गलती है, आप जमानत दे दो। मैंने 17 दिसंबर को एक एपिसोड किया था, किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा था कि अगर यूएपीए में आपके ऊपर केस दर्ज है तो बेल नॉर्म नहीं है, एक्सेप्शन है, जेल नॉर्म है, आपको जेल में रहना पड़ेगा, बेल नहीं मिलेगी। और वही हुआ यहां पर। कोर्ट ने साफ कह दिया अगले 1 साल तक कहीं जमानत अर्जी भी नहीं लगा सकते। इन्होंने 2 बार सेशंस कोर्ट में लगाया, कैंसिल हो गई, 2 बार हाई कोर्ट में लगाया, कैंसिल हो गई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में लगाया, कैंसिल हो गई, अब 1 साल तक कहीं लगा भी नहीं सकते। कोर्ट ने कहा या तो सारे गवाहों की गवाही हो जाए या 1 साल हो जाए, तब तक ये कहीं भी जमानत अर्जी नहीं लगा सकते। और इसीलिए क्योंकि जमानत पे फैसला आने वाला था तो वहां से जोहरान ममदानी चिट्ठी लिख रहा था और आरफा चिल्ला रही थी, जोरान जोरान जोरान, बड़े दिल में दर्द उभर रहा था इन लोगों के लिए। 8 लॉ मेकर्स ने चिट्ठी लिखी, अरे वो उमर खालिद है, माइनॉरिटी स्टूडेंट, उसके ऊपर हमला हो गया है, उसे बचाना है। कोर्ट ने कहा कुछ ही नहीं भैया, हमारा कानून चलेगा, भारत में जो कानून है वो चलेगा, तुम 8 हो, 80 हो, 8000 हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब सरकार पे और कोर्ट पे प्रेशर बनाने के लिए सब किया गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग ये मानकर चलते हैं, मेरी सिंपैथी उन सभी लोगों के साथ है जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को सिर्फ इसलिए हायर करते हैं क्योंकि जमानत एक्सपर्ट हैं, और जिस तरीके से लगातार हर बड़े केस में फेल हो रहे हैं, तो भैया सवाल तो अब इनकी कैपेबिलिटी पे भी बनता है, क्या ये अब उनकी तलवार में उतनी धार रही है कि नहीं रही है। खैर जो भी है, बहुत बेहतर निर्णय लिया गया कि इन दोनों को जमानत नहीं दी गई, जेल में रहिए आराम से। अगर आप
सिमी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं और उनका बेटा भी ये उम्मीद रखेगा कि इस देश में दिल्ली के अंदर वो आग लगाएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है, तो भैया ये तो बहुत लिबरल सरकार है कि जेल में ही हो। इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता कि जहां होने चाहिए थे। शर्जील इमाम, अरे आईआईटी से पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा युवा नौजवान है, नहीं चाहिए ऐसे युवा नौजवान। युवा नौजवान वो होते हैं जो 18-19 साल की उम्र में सेना में भर्ती होकर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वो होते हैं जो चिकन स्नैक को सिक्योर करते हैं, वो नहीं होते जो चिकन नेक में मवाद भरते हैं। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए जहां से इस तरह की गंद निकल रही है। और जब से आईआईटीज के अंदर ह्यूमैनिटीज का कोर्सेज वगैरह शुरू किए हैं ना, सत्यानाश हो गया इन संस्थानों का। निश्चित तौर पर सरकार पे भी सवाल है, क्या कर रहे हैं आप? आईआईटी जैसे संस्थान में आपको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चलाने हैं, इसलिए खोला है। ये होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। देख लो, ये नतीजा है उस साइंटिफिक टेम्परामेंट का। खैर, इस पे जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।